इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस कहा है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने, जे शुम्पेटर ने, एच हैंसन ने, रिकार्डो ने। तो पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस जो है जे शुम्पेटर द्वारा कहा गया। जे शुम्पेटर, बी ऑप्शन में बी सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हिग्स का व्यापार चक्र गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। 2 का सही आंसर हो जाएगा डी। हिग्स के अलावा सैमुअल्सन का व्यापार चक्र भी गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर ही आधारित है। हिग्स और सैमुअल्सन के अलावा व्यापार चक्र के सिद्धांतों में हार्ट्रे, हेयक, शुम्पेटर तथा सैमुअल्सन और कीन्स ने अपना सिद्धांत दिया। हार्ट्रे के सिद्धांत को शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है तथा हेयक के व्यापार चक्र के सिद्धांत को अधिविनियोग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। शुम्पेटर का सिद्धांत नवप्रवर्तन सिद्धांत कहलाता है और सैमुअल्सन तथा हिग्स का व्यापार चक्र जो है गुणक और त्वरक का व्यापार चक्र सिद्धांत कहलाता है, जो गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्र के कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं तथा सेकंड में उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं। पहला सिद्धांत जो है या पहले अर्थशास्त्री का नाम है डब्ल्यू.एस. जेवेंस। डब्ल्यू.एस. जेवेंस ने जो है सूर्य के धब्बे का सिद्धांत दिया। ए का मिलान होगा सेकंड से। इसके बाद बी हेयक। हेयक का जो सिद्धांत है मौद्रिक अतिनिवेश या अतिविनियोग का सिद्धांत कहलाता है। अतिनिवेश या अतिविनियोग का सिद्धांत 3 नंबर से मिलेगा बी। और सी जे.आर. हिग्स। जे.आर. हिग्स का सिद्धांत जो है गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है, तो सी का मिलेगा 4 से। और डी का जो मिलान होगा वह मौद्रिक सिद्धांत हार्ट्रे का जो व्यापार चक्र सिद्धांत है वह शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है। 4 डी का मिलान होगा 1 से। तो 2 3 4 1 यही आंसर होगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 ए में सही है, ए सही हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। भूमि का समाजीकरण, प्रतिगामी कर, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी नीतियों में सुधार। तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित जो उपाय हैं उनमें भूमि का समाजीकरण नहीं है। बाकी प्रतिगामी कर, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी नीति में सुधार, ये उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित सुधार हैं। तो 4 का सही आंसर ए है। 5 नंबर क्वेश्चन, उपभोग पर रैचेट प्रभाव के प्रेक्षक हैं। किसने दिया उपभोग पर रैचेट प्रभाव? जे.एम. कीन्स ने, जे.एम. क्लार्क ने, जे.आर. हिग्स ने, ड्यूजनबरी ने। तो उपभोग पर रैचेट प्रभाव के प्रतिपादन ड्यूजनबरी को माना जाता है। ड्यूजनबरी ने रैचेट प्रभाव के संबंध में क्या बताया कि जब लोगों की कुल आय बढ़ती है तो उनका कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है, लेकिन ठीक इसके उलट जब लोगों की आय क्या होती है, घटती है, तो लोगों का कुल उपभोग व्यय उस अनुपात में नहीं घटता है जितना कि आय के बढ़ने पर बढ़ा था। यानी आय घटने पर कुल उपभोग व्यय में कमी तो होती है लेकिन उस हिसाब से कमी नहीं होती है जिस हिसाब से आय में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उच्च जीवन स्तर जीने के आदी हो चुके होते हैं और जब आय घटती है तो पुराने उपभोग स्तर को कम नहीं कर पाती है और अपनी आय का ज़्यादा भाग खर्च करके उस पुराने स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। इसी स्तर को
उपभोग का रैचेट प्रभाव कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर। दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग अनंत होगा, इसमें गिरावट होगी मगर वह धनात्मक बना रहेगा, अपरिवर्तित होगा, शून्य होगा। तो दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग शून्य होगा। 6 डी सही है। 7 सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हिक्स, मार्शल, क्लार्क सभी हैं। मजदूरी निर्धारण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया तथा जेवी क्लार्क एवं थनन ने मजदूरी निर्धारण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का समर्थन किया था। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी मजदूर की मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी और प्रत्येक नियोक्ता उत्पादक किसी भी श्रमिक को पारिश्रमिक उसके सीमांत उत्पादकता से अधिक नहीं देता है। अगला क्वेश्चन जो है इसका सभी हो जाएगा डी ऑप्शन में। 7 का डी आंसर सही हो जाएगा। 8 यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। तो यदि सीमांत उत्पादन क्या है, धनात्मक है, इसको आरेख से समझ लेते हैं। ये टोटल यूटिलिटी कुल उत्पादन हो जाएगा। ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उत्पादन उपयोगिता। ये इसको फिर से आरेख बनाएंगे। ये हो जाएगा सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन और ये हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इस आरेख से देखा जा सकता है क्या पूछा गया है, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन होगा। सीमांत उत्पादन जब धनात्मक है तो यहाँ से यहाँ तक सीमांत उत्पादन है, ये इस बिंदु तक, यहाँ तक क्या है, धनात्मक है। इसके बाद जीरो, फिर घटने लगता है सीमांत उत्पादन। तो जब सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या है, बढ़ेगा। ये टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। और इसके बाद जब यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसके बाद जब सीमांत उत्पादन जीरो है तो टोटल प्रोडक्शन क्या है, शीर्ष पर है। और जब सीमांत उत्पादन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन जब धनात्मक है तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। यह संबंध सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के बीच है। तो यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही हो, वह स्थिति जब फर्म हानि उठा रही हो, वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना हानि हो रही हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट में वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो रही हो और ना हानि हो रहा हो, ऐसी स्थिति को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। 9 का सी सही है। 10 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अति दीर्घकाल से, अल्पकाल से, दीर्घकाल से, इनमें सभी। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित है और पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल से संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल, बी ऑप्शन सही है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसमें अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। कुछ साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होता है। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है तथा संगठन व उत्पादन के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन की सभी इकाइयां एक जैसी होती है, समरूप होती हैं तथा अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। और दीर्घकाल में लागू होने वाला जो नियम है वह पैमाने का प्रतिफल नियम है। और दीर्घकाल में समय इतना मिल जाता है उत्पादक को कि वह पैमाने को ही बदल सकता है। तो दीर्घकाल में जो नियम लागू होता है वह पैमाने का प्रतिफल नियम है और अल्पकाल में लागू होने वाला नियम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। तो इसका आंसर 10 का हो जाएगा, बी सही।
अगला 11 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन उदाहरण है। तो उत्पादन फलन Q बराबर होगा फंक्शन ऑफ ABC। सी सही हो जाएगा 11 का। उत्पादन किसे कहते हैं? विभिन्न साधनों को आपस में संयोजित करने के उपरांत जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहते हैं। विभिन्न साधन कौन से हैं? विभिन्न साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ये उत्पादन के साधन हैं। इनको जब आपस में मिलाकर कुछ आउटपुट निकाला जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। और इसके अलावा किसी पदार्थ या वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। मार्शल जो हैं ऋणात्मक उपयोगिता को उपभोग कहते हैं और उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादक में क्या होता है? उपयोगिता का सृजन होता है और उपभोग में उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उत्पादन में उपयोगिता सृजित होती है और उपभोग में उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उत्पादन एवं उपभोग जो हैं दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया में उपयोगिता का सृजन तथा विनाश दोनों होता है। अब उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन Q बराबर फंक्शन ऑफ L K LEO। लैंड मतलब भूमि, के कैपिटल पूंजी, लेबर श्रम, एंटरप्रेन्योर उद्यमी और संगठनकर्ता, ये स्वतंत्र चर हैं और ये क्या है? आश्रित चर है। तो कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के निर्धारकों के मध्य तकनीकी संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब उत्पादन फलन दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है परिवर्तनशील अनुपात से, पैमाने के प्रतिफल से, उत्पत्ति ह्रास से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो है पैमाने के प्रतिफल से है और अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से है। तो 12 का सही आंसर बी है। 13 नंबर क्वेश्चन, मोदिग्लियानी मिलर प्रमेय संबंधित है। वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, पूंजी बाजार से, विदेशी मुद्रा बाजार से, तो पूंजी बाजार से संबंधित है जो जीवन चक्र परिकल्पना पर आधारित है। अगला, फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण होता है कीमत से, औसत लागत से, ए तथा बी दोनों से। तो फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारण कीमत तथा औसत लागत दोनों से होता है। 14 का सही आंसर सी है। 15, औसत आगम वक्र को कहा जाता है पूर्ति वक्र, मांग वक्र, प्रतिक्रिया वक्र, उत्पादन वक्र। तो औसत आगम वक्र को मांग वक्र कहा जाता है। 15 का सही आंसर बी है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है सामान्य फर्म, प्रतिनिधि फर्म, प्रतिष्ठित फर्म, अनुकूलतम फर्म। तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। 16 डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है श्रम के विस्तार से, लाभ की दर से, पूंजी गहन तकनीक से, रोजगार में लगे श्रम की मात्रा से। तो श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है बाजार के विस्तार से। 17 का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित विकास की स्थिति में स्वर्ण युग का विश्लेषण किस अर्थशास्त्री ने किया? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निश्चित विकास की स्थिति में स्वर्ण युग का विश्लेषण जो है वह जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया था। 18 ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दशा में मिलेगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है? नई फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है और लाभ को देखते हुए, सामान्य लाभ को देखते हुए, असामान्य लाभ को देखते हुए क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फर्में प्रवेश करती हैं बाजार में, जिससे असामान्य लाभ जो है सामान्य लाभ में दीर्घकाल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर जो होगा 19 का सी सही होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहाँ
एम आर बराबर एम सी होगा, एम आर बराबर एम सी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। 21 आरबीआई का लेखा वर्ष, तो आरबीआई का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च हो गया है, यह किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है बिंदु बी पर, तो बिंदु पर बी पर मांग की लोज क्या होती है, इकाई के बराबर होगी, यहाँ पर इकाई के बराबर होगी, बी सही है 22 का। 23 आरबीआई मूल्य तक के नोटों का मुद्रण कर सकता है, तो आरबीआई जो है 10,000 रुपये तक के नोटों का मुद्रण कर सकता है, 10,000 सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्ष संस्था है आईडीबीआई, आईसीआई, सिडबी, नाबार्ड, तो लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्ष संस्था सिडबी है और कृषि के लिए वित्त की शीर्ष संस्था नाबार्ड है। अगला, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया।